चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे प्लांट वाटर रिलेशनशिप को, ठीक है? मैंने नोट्स भेज दिए थे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? तो मैंने वो हैंड रिटन नोट्स भेजे हुए हैं, कहीं-कहीं आपको हो सकता है मेरा लिखा हुआ समझ ना आए क्योंकि मैंने कहीं-कहीं बड़ी खिचड़ी-सी बनाई हुई है, ठीक है? तो मैं आपको अब बुक नोट्स भी भेज दूँगी, वो सफिशिएंट नहीं होते इसलिए मैं आपको हैंड रिटन भेजती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन की होती हैं। तो मैं यहाँ पे भी बना ही रही हूँ, है ना? यहाँ पे भी लिख ही रही हूँ, ये भी समझ आ ही जाते हैं। तो आप कंपैरिज़न में जो मैंने व्हाट्सएप में भेजे हैं, वो और जो मैं यहाँ लिखती हूँ उनको, है ना? कंपैरिज़न में देखते रहा करो और थोड़ा चीज़ों को, है ना, ध्यान से मतलब कि क्या चीज़ उठानी है, क्या कहाँ मैंने क्या लिखा है, नहीं समझ आता है तो पूछ भी सकते हो आप मेरे को। चलिए तो कल हमने एक बात करी थी क्या? वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल मैंने आपको समझा दिया था। फिर हम नेक्स्ट बात करने जा रहे थे किसकी? हम बात करने जा रहे थे अपना सॉल्यूट पोटेंशियल की, है ना? सॉल्यूट पोटेंशियल हमने थोड़ा-सा किया भी था, शुरू किया था, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? तो सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल क्या था? थोड़ा-सा मैं पीछे जाऊँगी कि वाटर पोटेंशियल आपके पास क्या है ना? तो वाटर पोटेंशियल क्या था हमारे पास? वाटर पोटेंशियल का मतलब था कि कितना पानी के फ्री मॉलिक्यूल्स हैं और वो मूव कर सकते हैं, है ना? तो कहाँ से कहाँ को मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, ठीक है? ये सारी बातें हो गई थी। और जो वाटर पोटेंशियल था वो मैंने आपको बताया था कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर वो कितना होता है? वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जो है वो मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 0 होता है। इट मीन्स कि अगर कोई आपको पूछ ले कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव, ठीक है? बाकी सारे सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब आपसे प्योर वाटर की बात करेंगे तो बोलेंगे हम कि उसका मैक्सिमम होता है और ये कितना होगा? 0, है ना? समझ ही गए हैं, मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल की कितनी पोटेंशियल है, कि वो एक जगह से, है ना? जैसे ये ए है, सिस्टम ये बी है, तो अगर यहाँ पे 100% मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और यहाँ पे 80% मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, इन ये पूरे के पूरे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ किसी ने किसी को पकड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ सपोज़ करो 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं और 20 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है। मतलब 20 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो 20 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, है ना? तो जो फ्रीली मूव कर सकते हैं वो कौन है? प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स 100% मॉलिक्यूल्स फ्री मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ को, तो ज़्यादा, है ना, अपने ए से बी को, तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसका हुआ? सिस्टम ए का हुआ, प्योर वाटर का हुआ हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ को ध्यान देना है। फिर अगली तरफ चलते हैं अब सॉल्यूट पोटेंशियल, ये भी मैंने आपको थोड़ा-सा समझा दिया था कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है आपके पास? सॉल्यूट पोटेंशियल और इसी को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं साई एस से, ठीक है? कैसे लिखेंगे? साई एस से और इसका जो अपनी जो क्या बोलते हैं इनको यूनिट्स होती हैं वो क्या है? पास्कल है और दूसरा क्या है? बार है, ठीक है? तो ये चीज़ को ये मैंने कल भी आपको बता दिया था। अब सॉल्यूट का पोटेंशियल है ना? सॉल्यूट का पोटेंशियल है कि, है ना, कितना पानी के मॉलिक्यूल्स को जो है वो खींच सकता है अपनी तरफ को, ठीक है? तो क्या है? या फिर आप बोल सकते हो कि एबिलिटी एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू टेक मोर सॉल्यूट, और कितना सॉल्यूट ले सकता है? एक सॉल्यूशन और कितना सॉल्यूट इनटेक कर सकता है या फिर एक सॉल्यूशन और कितना पानी जो है वो इनटेक कर सकता है या सॉल्यूट जो है और कितना पानी एडिशन करवा सकता है, ठीक है? तो आपके पास एक तो ये हो गया एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू टेक वाटर सॉल्यूट, ठीक है? ये दूसरा आप बोल सकते हैं कि अमाउंट, है ना? अमाउंट बाय व्हिच W psi W decreases on addition of solute इन वाटर, है ना? ये डेफिनिशन भी मैंने कल आपको बता दी थी कि सॉल्यूट पोटेंशियल को आप या तो बोल सकते हैं एबिलिटी सॉल्यूशन की कितनी है कि वो और सॉल्यूट कितना ऐड ऑन करवा सकता है, या अमाउंट बाय व्हिच द साई डब्ल्यू डिक्रीजेस, है ना? तो मैंने अगर 100% मॉलिक्यूल्स लिए हैं वाटर के तो इसका
इसका साई डब्ल्यू क्या था? मैक्सिमम था, ठीक है? मैंने इसमें 20% क्या डाल दी? शुगर डाल दी, तो इसका साई डब्ल्यू क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है? तो वैसे ही कि कितना अमाउंट जो है वो आप डाल सकते हो सॉल्यूट का, जिससे साई डब्ल्यू डिक्रीज़ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं हम, ठीक है? तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू साई एस, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है? साई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू साई एस, ये सारे ही इक्वेशंस जो भी बन रही हैं, ये याद रखनी है। हो सकता है आपसे ऐसा कोई ना पूछे कि ये क्या होती हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल साई डब्ल्यू किसके बराबर होता है? साई एस के बराबर होता है, या फिर साई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब साई डब्ल्यू तो हमें पता है वाटर पोटेंशियल है, साई एस हमें पता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल है, साई पी मैंने आपको क्या बताया था? ये था प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या था? प्रेशर पोटेंशियल था, ठीक है? तो प्रेशर पोटेंशियल देख लेते हैं हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है जी? अगला बात हम करेंगे प्रेशर पोटेंशियल की, ठीक है? नेक्स्ट बात किसकी करेंगे? प्रेशर पोटेंशियल की बात करेंगे, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है? ठीक है? प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? तो 2-3 डेफिनिशंस बनती हैं इसकी भी, 2-3 बातें बोली जा सकती हैं इसके बारे में, 2-3 टर्म्स यूज़ करी जा सकती हैं इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? प्रेशर पोटेंशियल को हम बोलते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? पहली चीज़ तो ये होगी कि ये एक पॉज़िटिव प्रेशर होता है, पॉज़िटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। और हम इसको बोल सकते हैं कि ये टर्गर प्रेशर भी हो सकता है। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? अभी के लिए याद रखो कि इसको हम टर्गर प्रेशर भी बोल सकते हैं। और और क्या बोल सकते हैं? द अमाउंट बाय व्हिच अमाउंट बाय व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर the kinetic energy of water molecules tend to increase, है ना? Water molecules tend to increase, ठीक है? कैसे इंक्रीज करेगी? बाय एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है? तो वो प्रेशर का अमाउंट अमाउंट बाय व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, है ना? एक सिस्टम आपने लिया, उस सिस्टम पे अगर आपने बाहर से क्या कर दिया, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? एक दूसरा सिस्टम ले लिया आपने, सिस्टम ए, सिस्टम बी, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो ना, बहुत प्रेशर लगा रहे हो, बहुत प्रेशर लगा रहे हो। तो यहाँ से प्रेशर जब आप एक्सर्ट करोगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स सिस्टम ए से सिस्टम बी की तरफ को दौड़ेंगे, है ना? सिस्टम ए में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ए को बढ़ा रहे हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है? तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो सिस्टम 2 की तरफ को, बी की तरफ को क्या करेंगे? भागेंगे, ठीक है? तो इसी यही वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की बढ़ा दे, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है? और ये प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मैंने पहले बता दिया, ठीक है? साई पी इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, साई पी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? और साई जो एस था, वो क्या होगा? वो आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है? साई एस क्या होगा? नेगेटिव होगा। साई डब्ल्यू भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? साई डब्ल्यू भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन एक बात और है कि साई डब्ल्यू एंड साई एस ऑफ प्योर वाटर इज़ इक्वल टू 0 या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम, ठीक है? साई डब्ल्यू भी जो है वो प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं तो जा सकते हैं, इधर-उधर दौड़ सकते हैं। साई एस भी प्योर वाटर का 0 होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि साई एस का मतलब मैंने आपको पीछे बताया, साई एस का मतलब क्या है आपके पास कि कितना अमाउंट है ना, एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू टेक मोर सोल्यूट, है ना? या एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। कि सॉल्वेंट की कितनी एबिलिटी है कि हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर सके और ऐड कर सके और ऐड कर सके और ऐड कर सके, ठीक है? तो प्योर वाटर में तो आप कितना ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, तो साइड एस जो है वो इसका क्या होगा?
अपना जो है वो 0 होगा, ठीक है? या फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ों को याद रखना है, यही लिखा हुआ है मैंने नोट्स में भी, हो सकता है खिचड़ी समझ ना आए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो मैं लिख रही हूँ, ये भी समझ आ रहा है अच्छे से, है ना? आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं कि एक अगर लिविंग सिस्टम हम ले लें, है ना? एक लिविंग सिस्टम अगर हम बात करें, तो लिविंग सिस्टम में बहुत सारे प्रेशर लगते हैं, है ना? एक लिविंग सेल की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे प्रेशर जो हैं, वो काम करते हैं लिविंग सिस्टम पे, ठीक है? ठीक है? चलिए, एक लिविंग सिस्टम लेते हैं और उसका एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ क्या है। बोला इन लिविंग सिस्टम, ठीक है? एक लिविंग सिस्टम में कौन-कौन से फोर्सेस जो हैं वो काम करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है? तो एक हमने बीकर ले लिया, उसमें हमने जो है वो सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है? कौन-सा सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं? ये है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? कौन-सा सॉल्यूशन आपने ऐड किया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया हुआ है। हाइपो का मतलब होता है कि सॉल्यूट क्या होंगे? सॉल्यूट क्या होंगे? कम होंगे और सॉल्वेंट क्या होगा या वाटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? अगर वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो मतलब साई डब्ल्यू क्या होगा? साई डब्ल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। अगर साई डब्ल्यू ज़्यादा है, तो साई एस भी क्या होता है? ज़्यादा ही होता है, ठीक है? और पीछे हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करी ना जिसको ये पीछे मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे ये सॉल्यूट पोटेंशियल ये सॉल्यूट पोटेंशियल और इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते थे, ठीक है? तो इसको ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मैं हमेशा लिखूँगी ओपी से। कैसे लिखूँगी? ओपी से लिखूँगी, ठीक है? और ओपी में कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी-सी, अब ये होती है तो होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसी ही टर्म्स यूज़ की गई हैं, अब आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या बोला। देखो, एक ओपी ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी हो सकता है इसको साई एस से ही डोनेट किया हो, समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में और एक ओपी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, एक ओपी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, ठीक है? तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कन्फ्यूज़न, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को हमेशा साई एस से डोनेट किया जाता है, ठीक है? और जब ओपी लिखा जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा ओपी से लिखा जाता है। लेकिन बड़ी जगह पे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न क्रिएट करी हुई है इन्होंने, चलो देखेंगे हम अभी, ठीक है? तो यहाँ बात करेंगे हम साई डब्ल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है। साई डब्ल्यू ज़्यादा है तो साई एस भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है? इसमें मैंने एक सेल रख दिया, इसमें मैंने क्या रख दिया एक सेल रख दिया। सेल के अंदर क्या कंडीशन है? सेल के अंदर कंडीशन है कि सेल के अंदर जो है अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो अंदर क्या होगा? हाइपरटोनिक कंडीशन ही होगी ना ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैंने पहले बताया था ये कंपैरिज़न में ही बोला जाता है, ठीक है? तो ये क्या आ गई? सेल की सेल वॉल आ गई, ठीक है? ये क्या आ गई सेल की? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन आ गई, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन आ गई आपके पास, ठीक है? और सेल के अंदर क्या कंडीशन होगी? सेल के अंदर जो है, वो साई डब्ल्यू क्या होगा? बाहर ज़्यादा है, तो अंदर साई डब्ल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? कम होगा। साई डब्ल्यू कम है, तो साई एस भी क्या होगा? कम होगा। ज़्यादा सॉल्यूट है अंदर, तो अब हम थोड़े ही सॉल्यूट और ऐड कर पाएँगे। समझे बात को? ठीक है? तो 2-3 फोर्सेस लगती हैं यहाँ पे। पहली फोर्स क्या लगती है? वाटर कहाँ से कहाँ को जा रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ज़्यादा सॉल्वेंट बाहर है, तो पानी मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पानी कहाँ से कहाँ को जा रहा है? पानी बाहर से अंदर की तरफ को जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बाहर लिया है, ज़्यादा पानी बाहर है, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं बाहर और अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम है। तो वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? तो जब अंदर पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो अंदर से एक फोर्स लगती है, ठीक है? अंदर से क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट की जाएगी। है ना? पानी भर रहा है ना तो इसकी दीवारों पे एक फ़ोर्स लग रही है। उस फ़ोर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। बताया मैंने अभी पीछे आपको, ठीक है? टर्गर प्रेशर बोल सकते हो।
या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपने प्रेशर पोटेंशियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रेशर पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं टीपी से, है ना? समझना बात को। जब बाहर से पानी अंदर को जा रहा है, तो अंदर से जो है वो एक फ़ोर्स एक्सर्ट की जा रही है। इस फ़ोर्स को क्या बोलते हैं हम? इस फ़ोर्स को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है? क्या बोला इसको हमने? टर्गर प्रेशर बोला, ठीक है? फिर क्या हुआ? अब बाहर से अंदर की तरफ को सॉरी अंदर से बाहर की तरफ को एक फ़ोर्स लग रही है, तो ये जो सेल की वॉल है, ये भी एक फ़ोर्स अंदर की तरफ को क्या करती है? एक्सर्ट करती है, ठीक है? एक फ़ोर्स अंदर से बाहर को लग रही है और एक फ़ोर्स बाहर से अंदर को जो सेल वॉल लगा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं वॉल प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है? तो ये दोनों इक्वल और अपोज़िट फोर्सेस होती हैं, ठीक है? कि जितना फोर्स अंदर से बाहर लगेगा, उतना ही फोर्स बाहर से अंदर की तरफ को भी लगाया जाएगा, ठीक है? समझे? तो लिविंग सिस्टम में ये होता है। एक टर्गर प्रेशर है और एक वॉल प्रेशर है, ठीक है? एक टर्गर प्रेशर है और एक वॉल प्रेशर है। मैंने आपको पीछे ही बता दिया, टीपी इज़ इक्वल टू साई पी। टीपी इज इक्वल टू साई पी। जो टर्गर प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है? आपका प्रेशर पोटेंशियल होता है। और प्रेशर पोटेंशियल क्या था? हमने पीछे वाली स्लाइड पे पढ़ा। प्रेशर पोटेंशियल क्या था? प्रेशर पोटेंशियल आपके पास है कि द अमाउंट बाय व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करी जाती है? इंक्रीज करी जाती है, ठीक है? तो जितना टर्गर प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर पोटेंशियल भी होता है, उतना ही प्रेशर पोटेंशियल भी होता है, ठीक है? समझ गए बात को? यहाँ तक समझे? एक बार मुझे बता दो लिख के, ठीक है? कमेंट कर दो एक बार कि क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? कि मैं रिपीट करूँ? क्या आपको ये कहानी समझ आई? टर्गर प्रेशर कैसे बना? वॉल प्रेशर कैसे बना? है ना? वाटर पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा? क्या आपको ये समझ आया? तो एक बार फटाफट से सारे येस लिख दो, नहीं आया, रिपीट करना है तो रिपीट लिख दो, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, रिपीट ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, एक जो लिविंग सिस्टम होता है ना हमारा, उस लिविंग सिस्टम में 2-3 चीज़ें होती हैं, 2-3 आपके पास जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, ठीक है? एक तो पीछे अगर मैं जाऊँ थोड़ा-सा तो पीछे आपके पास मैंने बात करी थी किसकी? एक बात करी थी मैंने वाटर पोटेंशियल की, ठीक है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि पानी के कितने फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के कितने जो हैं वो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? पानी के कितने फ्री मॉलिक्यूल्स हैं। जितने फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? जितने फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई सॉल्यूट डाल दूँ, सपोज़ करो मैंने इसमें शुगर डाल दी, तो शुगर के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स क्या बना के बैठ जाएँगे? बॉन्ड बना के बैठ जाएँगे। तो कम फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह गए। कम फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेंगे तो कम मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, है ना? तो ये है वाटर पोटेंशियल हमारा, कि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स की कितनी पोटेंशियल है मूव करने की फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जितने फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है, सिंपल बात, ठीक है? जितने फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल जो है वो आपके पास होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ फिर मैंने क्या बोला? सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करी। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक तो आप कितना पानी खींच सकते हो, एक तो बात ये हो सकती है कि कोई सॉल्यूशन का जो है वो कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी खींच सकता है, ठीक है? कितना पानी आप खींच सकते हो। या फिर दूसरी शब्दों में मैं बोलूँ कि एक सॉल्यूशन जिसमें आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे मैंने एक है ना, एक गिलास पानी ले लिया, उसमें मैंने क्या डाल दी, चीनी डाल दी, है ना, मैं डालती गई चीनी, मैंने डालती गई चीनी, डालती 1 ग्लास पानी में मैंने सपोज़ करो मैंने आधा किलो चीनी घोल दी। तो क्या आधा किलो चीनी घोलने के बाद क्या अगर मैं और चीनी डालूँ उसमें और चीनी डालूँ और चीनी डालूँ, तो क्या मेरी चीनी ईज़िली घुलेगी? नहीं घुलेगी। क्यों? कि जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उस गिलास में थे, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आप ऐड कर चुके हो और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जो हैं वो बॉन्ड बना के बैठ गए हैं। अब वाटर के फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं बचे हैं। आप और शुगर ऐड करोगे तो नहीं घुलेगी क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं अब उसमें, फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं हैं अब उसमें, है ना? तो आपके पास जो है आप और सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो वही बोला है कि साई एस का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप एक सॉल्यूशन में और ऐड कर सकते हो, उसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। कितनी पोटेंशियल है किसी सॉल्यूशन की और सॉल्यूट गेन करने की या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ, तो कितने जो हैं वो आप वाटर को खींच सकते हो, एक सॉल्यूशन कितना पानी खींच सकता है और। समझ गए बात को? ठीक है। अब बोला अगर मैं एक लिविंग सिस्टम में जाऊँ, तो एक लिविंग सिस्टम में अगर मैंने बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूट कम थे, सॉल्वेंट ज़्यादा था। सपोज़ करो मैंने 10 मॉलिक्यूल शुगर के डाले हैं, तो 90 मॉलिक्यूल मेरे पास वाटर के प्रेज़ेंट होंगे यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मेरा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन ये बात हमेशा एक कंपैरिज़न में की जाती है। तो कंपैरिज़न के लिए मैंने अंदर एक सेल ले लिया, ठीक है? उस सेल में अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इट मीन्स अंदर क्या होगा? अंदर वाले में हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। है ना? सेल के अंदर क्या होगा? हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। अब आपके पास क्या है? साई डब्ल्यू किसका ज़्यादा होगा? सेल के अंदर ज़्यादा होगा कि सेल के बाहर ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ वाटर के फ्री मॉलिक्यूल ज़्यादा, वहाँ साई डब्ल्यू ज़्यादा। अगर साई डब्ल्यू ज़्यादा है, तो साई एस भी ज़्यादा होगा। तो इसी के कंपैरिज़न में अंदर उल्टा हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में साई डब्ल्यू कम होता है। साई डब्ल्यू कम है, तो साई एस भी क्या होगा? कम होगा, है ना? साई एस कम होने का मतलब है कि ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूट आप डाल चुके हो वहाँ पे, ठीक है? तो बोला कि जब अब क्या करेगा? पानी कहाँ से कहाँ को जाएगा? वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा था, अंदर पानी कम था, तो वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? तो जैसे-जैसे पानी सेल के अंदर है ना, एक सेल है, पहले इतना सा था, आप पानी डालते गए, पानी अंदर जाता गया, तो ये सेल का साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। इट मीन्स कि अंदर की तरफ से पानी जो है वो उसकी वॉल्स के ऊपर क्या लगा रहा है? एक फ़ोर्स लगा रहा है। उस फ़ोर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर जो है वो पीछे जो हमने प्रेशर पोटेंशियल पढ़ा उसी के बराबर होता है, ठीक है? अब है ना, जो हमारी सेल वॉल होती है, वो भी इक्वल एंड अपोज़िट फ़ोर्स जो है वो अप्लाई करती है, ठीक है? अंदर से पानी बोल रहा है सेल को कि और फूल, और फूल, और फूल और सेल वॉल बोल रही है नहीं रुक जा और नहीं फूलना नहीं तो तू फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा सेल, है ना? तो बाहर से सेल वॉल एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसको बोलते हैं हम वॉल प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको? वॉल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है जी? समझ आई बात आपको? बस मैंने टर्गर प्रेशर बताया आपको और मैंने वॉल प्रेशर की बात करी है कि ये कैसे बनते हैं आपके पास, ठीक है? और कहाँ साई डब्ल्यू ज़्यादा होगा, कहाँ साई एस ज़्यादा होगा, है ना? ये चीज़ को ध्यान देना है बस थोड़ा-सा। 1-2 बार पढ़िएगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगी तो मैं दोबारा बता दूँगी आप लोगों को। बस मुझे मैसेज डालना है आपने कि ये वाला फलाना टॉपिक जो है वो दोबारा बताओ, मैं बता दूँगी आप लोगों को, ठीक है? चलिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट है जी हमारे पास एक टर्म है डीपीडी, टर्म है डीपीडी। समझना बात को, डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ठीक है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ठीक है? तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी अगर कहीं हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है? इसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है ना? डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है?
डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, ठीक है? तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? ये है द प्रेशर प्रेशर विद व्हिच pressure with which water molecules move from higher concentration to lower concentration, है ना? क्या था डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या था? अच्छा चलो, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने डिफ्यूजन ही समझाया था आपको। डिफ्यूजन क्या था? कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं या मटेरियल मूव है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बोलूँगी यहाँ पे क्योंकि डिफ्यूजन तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं यहाँ बोलूँगी कि सब्सटेंस डिफ्यूजन क्या था? सब्सटेंस move from higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन, है ना? यही था डिफ्यूजन क्या था कि जब कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाता है तो उसको क्या बोल देते थे हम? डिफ्यूजन बोल देते थे। डिफ्यूजन प्रेशर क्या हुआ? बोला जिस प्रेशर से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है कि ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, इसके पीछे जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो प्रेशर जो डिफ्यूजन करवाता है, वो प्रेशर जो डिफ्यूजन करवाएगा, उसको डिफ्यूजन प्रेशर बोल देंगे हम, है ना? तो प्रेशर विद व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो किसी भी सब्सटेंस को या वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करवाता है, उस प्रेशर को डिफ्यूजन प्रेशर बोल देते हैं। समझे बात को? तो बोला फिर डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी कैसे होती है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या हुआ? ठीक है? अब उस इसको समझने से पहले एक और चीज़ समझते हैं, क्या? कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर किसका होता है? ठीक है? सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर किसका होगा? तो किसका होगा? मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर किसका होगा? है ना? आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे ना, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर किसका होता है? जिसका मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर होगा, वो जल्दी से जल्दी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करना चाहेगा। तो ऐसा कौन है? किस सिचुएशन में पानी जो है, वो तो जल्दी से जल्दी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करेगा? तो किस स्टेट में करेगा? तो ये प्योर स्टेट में करता है, ठीक है? प्योर वाटर हैव द मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर। पीछे भी पढ़ा, साई डब्ल्यू मैक्सिमम होता है, कितना होता है? 0 होता है मैक्सिमम, ठीक है? सॉल्यूशन का जो डिफ्यूज़न प्रेशर होगा, वो क्या होगा? कम होगा। समझ गए बात को? और सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू भी क्या होता है? कम होता है, बता चुकी हूँ। सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं, ठीक है? कि डिफ्यूजन प्रेशर वो प्रेशर है जो पानी को उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करेगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके पास होगा? प्योर वाटर के पास ही होगा ना, क्योंकि उसके पास कोई सॉल्यूट नहीं है, उसके मॉलिक्यूल किसी ने पकड़ के नहीं रखे हैं। तो इजिली एक जो सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ को इजिली भागता जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास फ्री मॉलिक्यूल है, उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए बात को? अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट क्या हुआ फिर? ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट फिर क्या हुआ? डिफ्यूज़न क्या होता है? बता दिया। डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है? बता दिया। सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्योर वाटर का होगा, ठीक है? और जो अपना सॉल्यूशन होता है, उसका क्या हो जाता है? उसका डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है। तो फिर डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी किसमें होगी? किसमें हुई डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी? समझे बात को थोड़ा-सा? बताएँगे थोड़ा-सा? डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी किसमें हुई? क्या डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी प्योर वाटर में देखने को मिली कि सॉल्यूशन में देखने को मिली? बताइए। डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी कहाँ देखने को मिली? प्योर वाटर में होगी या फिर सॉल्यूशन में डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी होगी? जल्दी।
डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी किसमें हुई? प्योर वाटर में देखने को मिलेगी कि सॉल्यूशन में देखने को? तो प्योर वाटर की तो भैया मैक्सिमम है, अभी मैंने बताया इसमें तो डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, है ना? इसके वाटर मॉलिक्यूल सारे फ्री बैठे हैं, बहुत प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत प्रेशर है इसके पास डिफ्यूजन वाला, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, जल्दी-जल्दी मूव करेंगे, ज़्यादा डिफ्यूजन करेंगे, जबकि सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड कर दिया? आपने सॉल्यूट जो है वो आपने जो है वो क्या कर दिए ऐड अरे! 1 मिनट रुकना ना, कुछ हो गया है इसको। अरे! ये कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। नहीं, नहीं, कुछ हैंग हो गया। हुँ। हाँ जी, हैंग हो गया था थोड़ा-सा ये, ठीक है? सिस्टम तो अब मैंने क्या बोला आपको, जब आपने किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी जो है वो वाटर में जो है वो सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठ जाएगा सॉल्यूट, ठीक है? अब बट पकड़ के बैठ गया तो क्या सॉल अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री रहे? नहीं रहे फ्री, ठीक है? तो जब वो फ्री नहीं रहेंगे, तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएँगे, इट मीन्स उनका डिफ्यूज़न प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अगर डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा होता तो जल्दी-जल्दी डिफ्यूज़ करते ना, लेकिन डिफ्यूज़न प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है, तो वो डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। समझे बात को, ठीक है? तो सॉल्यूशन का डिफ्यूज़न प्रेशर कम होगा, जबकि प्योर वाटर का डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो क्या हुआ? देखिए, डी, पी, डी, ठीक है? ये किसके बराबर होता है? इज़ इक्वल टू डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है? और माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बात को? तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी क्या होगी? डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी होना मतलब जितना प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर था माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने एक प्योर वाटर लिया, इसकी डिफ्यूजन प्रेशर क्या था? मैक्सिमम था। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर ठीक है? तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री रहे? नहीं रहे, है ना? वाटर के फ्री मॉलिक्यूल जो हैं वो कम हो जाएँगे। जब वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम होंगे तो डिफ्यूज़न प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और डिफ्यूज़न भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो बोला सॉल्यूट डालने के बाद जब ये सॉल्यूशन बन गया तो कितनी कमी आई डिफ्यूज़न प्रेशर में? सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ मैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल द डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मैक्सिमम है और मैक्सिमम आपके पास से सपोज़ करो 10 है। मैक्सिमम कितना है? 10 है। आपने इसमें शुगर ऐड कर दी और शुगर ऐड करने के बाद बोला इसका डिफ्यूज़न प्रेशर कितना रह गया होगा, है ना? तो सपोज़ करो सॉल्यूशन का जो डिफ्यूज़न प्रेशर था, प्योर वाटर का 10 था और सॉल्यूशन का जो है सपोज़ करो 5 रह गया। तो डीपीपी की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। डीपीपी की वैल्यू कितनी आई? 5 आई आपके पास, ठीक है? तो इस तरह से है कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंसी क्या होती है, जब प्योर वाटर में आप सॉल्यूट ऐड करते हो, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम रह जाते हैं और वो ईज़िली डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? उसी को हम डिफ्यूज़न प्रेशर की डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? ठीक है जी? चलिए, इसी से एक इक्वेशन आपने और याद रखनी है, ठीक है? इसी से एक इक्वेशन आपने याद रखनी है कि डीपीडी इज़ इक्वल टू पाई माइनस टीपी। पाई क्या था? पाई मैंने लिखवाया पीछे, क्या था पाई? ठीक है? देखिए पीछे क्या था पाई? मैंने लिखवाया हुआ है आपको, कल ही बात हुई थी पाई क्या होता है हमारे पास।
ठीक है, कल ही बात हुई थी कि पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। तो बोला जो आपका डीपीपी होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई माइनस अपना टर्गर प्रेशर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीपीडी इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए, टर्गर प्रेशर। और ये जो इक्वेशन लिखी मैंने अभी, ये वाला जो मैंने लिखा, ये आया हुआ है पेपर में, इसको ध्यान देना। ठीक है? डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी किसके बराबर होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर के बराबर होती है। अब ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है। 2-3 बार पढ़ोगे ना चीज़ों को, तब जाके ये चैप्टर समझ आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है? तो इनको पढ़ने की कोशिश करना। 2-3 इक्वेशंस मैं आप और आपको बता देती हूँ कि कहाँ-कहाँ पे डीपीपी कितना-कितना होता है, ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल, है ना? फ्लैसिड सेल में देख लेते हैं। फिर दूसरा हम टर्जिड सेल में देख लेते हैं, टर्जिड सेल में देख लेते हैं और तीसरा हम प्लाज़्मोलाइज़्ड सेल में देख लेते हैं। प्लाज़्मोलाइज़्ड सेल में देख लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? फ्लैसिड सेल क्या होता है? फ्लैसिड सेल मतलब जो नॉर्मल सेल होता है ना, नॉर्मल सेल जिसमें पानी नहीं गया है अंदर, पानी नहीं निकला है बाहर, है ना? उसको बोलते हैं फ्लैसिड सेल। तो इसमें अगर पानी अंदर नहीं गया तो टर्गर प्रेशर क्या होगा? टर्गर प्रेशर देखो तब बढ़ रहा था जब सेल के अंदर पानी जा रहा था, तो टर्गर प्रेशर अंदर का बढ़ रहा था। तो पानी नहीं गया अंदर, तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। टर्गर प्रेशर 0 है तो डीपीटी किसके बराबर हो जाएगी? डीपीटी इज़ इक्वल टू ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यही बोला मैंने, पाई माइनस टीपी, ठीक है? तो आप क्या लिख सकते हो? डीपीडी इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दो और पाई करके लिख लो। ठीक है? तो डीपीडी किसके बराबर हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर या फिर पाई के बराबर हो गया, ठीक है? टर्जिड सेल का मतलब क्या होता है? टर्जिड सेल का मतलब कि जहाँ पानी अंदर गया और सेल मोटा हो गया। तो सेल मोटा हो गया, पानी अंदर गया तो टर्गर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा ना, ठीक है? तो इसमें आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इक्वल टू टर्गर प्रेशर। टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। तो डीपीडी इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है? तो जितना जितना ओपी है उतना ही टीपी है, तो किसके बराबर हो गया ये? 0 के बराबर हो गया, ठीक है? फिर आ जाता है प्लाज़्मोलाइज़्ड सेल। प्लाज़्मोलाइज़्ड सेल का मतलब होता है कि प्लाज़्मोलाइज़्ड सेल को आप लिख सकते हो सूखा हुआ सेल। सूखा हुआ सेल का मतलब क्या हो गया? कि उसका पानी निकल गया है बाहर, है ना? पानी निकाल लिया गया है उस सेल में से, तो इसमें क्या होगा? जब पानी निकाल लिया तो टर्गर प्रेशर क्या चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा ना, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो तब बन रहा है जब पानी अंदर जा रहा है। नहीं जा रहा तो 0 है, जा रहा है तो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? और अगर पानी निकाल लिया जाएगा तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा डीपीडी इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस माइनस टीपी क्योंकि अब टीपी माइनस में है, ठीक है? तो दोनों को माइनस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर डेफिशिएंट इज़ इक्वल टू ओपी प्लस टीपी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? तो जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस कर देना है आपने यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास जो है टर्गर प्रेशर या डीपीडी जो है वो आपके फ्लैसिड सेल में क्या होगी, टर्जिड सेल में क्या होगी, प्लाज़्मोलाइज़्ड सेल में क्या होगी, ठीक है? और डीपीडी होती क्या है, डीपीडी किसके बराबर होती है, ये सब के सब क्वेश्चन्स हैं और सब के सब क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? चलिए, तो मोटा-मोटी चीज़ें जो टफ-टफ थी, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो मतलब ऑलमोस्ट मैंने करवा दी हैं। अब कितनी क्लियर हुई हैं, ये तो नहीं पता मुझे, ठीक है? लेकिन जहाँ कहीं नहीं क्लियर हुआ होगा, प्लीज़ 2 से 3 से 4 बार इस चैप्टर को पढ़ना। एनसीईआरटी से भी पढ़ने की कोशिश करना। जहाँ कहीं नहीं समझ आया होगा ना, पूछना मेरे से दोबारा, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर नहीं समझ आता है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। ये चैप्टर में बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने को, हमें समझ में ही नहीं आता कि कहाँ टर्गर प्रेशर की बात हो रही है, कहाँ प्रेशर पोटेंशियल की बात हो रही है, कहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है ना? तो हम ना कनेक्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है? तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जब कनेक्ट नहीं कर पाते ना तो चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो चीज़ों को समझो, 2-3 बार पढ़ो, नहीं समझ आता है तो दोबारा रिपीट करेंगे फिर।
ठीक है? नहीं समझ आएगा तो दोबारा रिपीट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्लाज़्मोलिसिस, ठीक है? ऑलमोस्ट हमने वो वाला टॉपिक खत्म कर दिया जो थोड़ा खज्जल करता है ज़्यादा ही, ठीक है? अब थोड़ा ठीक-ठीक से टॉपिक है। नेक्स्ट है प्लाज़्मोलाइसिस, नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज़्मोलाइसिस, ठीक है? तो देखिए, ऑलरेडी मैं आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक की कहानी सुना चुकी हूँ, ठीक है? उसी से रिलेटेड ये है टॉपिक हमारा, ठीक है? देखो, 3 हम जो है वो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? 3 सिस्टम बनाएँगे और 3 सिस्टम में समझेंगे एक्चुअली प्लाज़्मोलिसिस होती क्या है, ठीक है? देखो, इस वाले पतीले में मैंने क्या रख दिया, है ना? इस वाले पतीले में मैंने रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब पहले तो मैं आपसे है ना बोलूँगी मैं आपको ये कि पहले तो इन चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए कि हाइपरटोनिक बोला है तो पानी कम होगा कि सॉल्यूट कम होंगे, हाइपोटोनिक बोला है तब क्या होगा? ठीक है, समझ गए बात को? पहले तो इन चीज़ों को समझो। तो हाइपरटोनिक लिखा है, तो हाइपर का मतलब हुआ कि सॉल्यूट जो हैं वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे और सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा? कम होगा, है ना? किसके कंपैरिज़न में बात हो रही है? इसके कंपैरिज़न में अंदर एक सेल रखा हुआ है, उसके कंपैरिज़न में बात हो रही है, ठीक है? ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल, ठीक है? इस सेल में है ना, इस सेल को हमने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर की कंडीशन कैसी होगी? हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, ठीक है? कैसी कंडीशन होगी? हाइपोटोनिक कंडीशन रहेगी। सेल के अंदर जो है, वो कैसी कंडीशन है आपके पास? हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो अब एक नॉर्मल सेल लिया है, ठीक है? ये सेल है। क्या होगा? यहाँ बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है, अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो वाटर कहाँ से कहाँ को मूव करेगा? वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, है ना? पानी कहाँ से कहाँ को मूव किया? सेल के अंदर से बाहर की तरफ को वाटर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले पानी कहाँ से निकलता है? सुनना ध्यान से। ये वैक्यूल है, अंदर क्या है सेल के अंदर? वैक्यूल है, ठीक है? ये है वैक्यूल। ये है वैक्यूल। सबसे पहले पानी कहाँ से निकलेगा? वैक्यूल से निकलेगा। फिर वैक्यूल से निकल के कहाँ पहुँचा? साइटोप्लाज़्म में। फिर साइटोप्लाज़्म से निकल के कहाँ पहुँच गया? बाहर वाले सिस्टम में, जहाँ आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा था। हुआ क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से ये हुआ कि आपके वैक्यूल का साइज़ जो है वो क्या होने लग गया? डिक्रीज़ होने लग गया। डिक्रीज़ इन साइज़ ऑफ वैक्यूल, ठीक है? धीरे-धीरे आपके वैक्यूल का साइज़ क्या हो गया? डिक्रीज़ होने शुरू हो गया है, ठीक है? ये सेल वॉल है, ठीक है? इसको भी लिख लेना है आपने, ये है सेल वॉल, ठीक है? और ये अंदर में क्या है? अंदर है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? ठीक है? फिर दूसरे दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। दूसरे सिस्टम में क्या है? दूसरे सिस्टम में देखो, ठीक है, दूसरे में क्या हुआ, दूसरा जो सिस्टम लिया था इसमें क्या हुआ, धीरे-धीरे पानी, जो पहला वाला सिस्टम है उसमें से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो हमें क्या देखने को मिला चेंजेस, अपने सेल में क्या चेंजेस देखने को मिले? हमें ये देखने को मिला कि धीरे-धीरे जो हमारा प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सेल वॉल को छोड़ने शुरू हो गई है, ठीक है? पहले प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं करूँगी, अपना जो साइटोप्लाज़्म है वो छोड़ने शुरू हो जाएगा और फिर धीरे-धीरे क्या छोड़ने शुरू हो जाएगा, आपका जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है वो भी छोड़ने शुरू हो जाएगी। किसको? सेल वॉल को छोड़ने शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए कैसे चल रहा है ये सेल वॉल है आपकी, ये पूरी सेल वॉल है, ठीक है? ये सेल वॉल है और आपकी जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ को मुड़ गई है, ऐसे, ठीक है? ऐसे देखो, पहला वाला नॉर्मल है बिल्कुल, दूसरे वाले में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोने-कोने से जो है वो सेल वॉल को छोड़ने शुरू हो गई है। आपका जो वैक्यूल था, उस वैक्यूल का जो साइज़ था वो बिल्कुल क्या हो गया है, छोटा हो गया है। पहले वाले सेल में देखो बड़ा है, इस वाले सेल में क्या हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है? इसको बोलते हैं इनसिपिएंट प्लाज़्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? इनसिपिएंट प्लाज़्मोलिसिस। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन retract the retract from the corners, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे-धीरे कॉर्नर से सेल वॉल को छोड़ने शुरू हो गई। वैक्यूल से सारा पानी निकल गया तो वैक्यूल का साइज़ बिल्कुल ही क्या हो गया, छोटा हो गया आपके पास, ठीक है? फिर क्या हुआ? अभी चल ही रही है, प्लाज़्मोलिसिस अभी चल ही रही है, तो लास्ट में हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेल का? लास्ट में हमारा सेल कुछ ऐसा-ऐसा दिखने शुरू हो जाएगा। ये पूरी सेल वॉल आ गई, ये क्या आ गई? सेल वॉल आ गई और आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो पूरा ही जो है ऑलमोस्ट छोड़ चुकी है किसको? सेल वॉल को। कहीं-कहीं से जुड़ी रहेगी, बाकी सारी क्या करेगी? छोड़ के। ठीक है? बाकी सारी क्या करेगी? छोड़ के। तो इस तरह की जो आपके पास प्लाज्मा इस तरह की जो प्लाज़्मोलिसिस का ये जो पॉइंट आया, इसको बोलते हैं हम एविडेंट प्लाज़्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? एविडेंट प्लाज़्मोलिसिस। ठीक है? एविडेंट प्लाज़्मोलिसिस। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाहर क्या रखा था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा था ना, तो ये जो जगह खाली होगी ना, कहाँ? ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? और ये क्या थी? ये सेल वॉल थी। तो इनके बीच में यहाँ देखो ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मूव कर जाता है इन खाली जगहों में। ठीक है? द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट एम्प्टी और ये एम्प्टी स्पेस जो है वो कौन जो है वो ले लेता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेता है, ठीक है? इस तरह की जो आपके पास इस तरह की जो आपके पास क्या हुई ये जो पॉइंट आया प्लाज्मोलिसिस में इसको क्या बोलते हैं? एविडेंट प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है? जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से सेल वॉल को छोड़ जाती है और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस बन गया, इसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इसको ऑक्यूपाई कर लिया आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है? और इंसिपिएंट जो प्लाज्मोलिसिस थी उसमें क्या था कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉर्नर से सेल वॉल को क्या कर रही थी? छोड़ रही थी, ठीक है? ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? एविडेंट वाली में क्या होगा? एविडेंट वाली में हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन detached almost detached from cell wall almost detached from cell wall and space occupied by the हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से सेल वॉल को छोड़ देगी तो जो स्पेस बनता है उसमें कौन सा सॉल्यूशन एंटर करेगा तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन एंटर कर रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि हाइपरटोनिक ही तो डाला था आपने और थोड़ी कुछ जाएगा अंदर है ना जो डाला है वही अंदर जाएगा ठीक है तो तीन चीजें हुई स्टार्टिंग में प्लाज्मोलिसिस में आपने क्या किया स्टार्टिंग में प्लाज्मोलिसिस में आपने जो है वो अपने सेल को जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो सॉल्यूट ज्यादा होंगे और पानी कम होगा ठीक है किसके कंपैरिजन में जो सेल आपने अंदर रखा हुआ है सेल में उल्टा है सेल में पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है तो वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है तो धीरे धीरे पानी जो है वो सबसे पहले पानी कहाँ से निकलेगा ये भी क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले पानी वैक्यूल से बाहर आएगा फिर वैक्यूल से निकल के साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से निकल के बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा ठीक है फिर क्या हो गया पानी जब लगातार बाहर आता जाएगा तो आपका सेल श्रिंक हो जाएगा ठीक है कैसे श्रिंक होने शुरू होता है बोला पहले कॉर्नर्स से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होने शुरू हो जाएगी कॉर्नर से जो है वो श्रिंक होने शुरू हो जाएगी ठीक है ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्नर से श्रिंक होने शुरू होती है
इस तरह की प्लाज्मोलिसिस को हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है? फिर धीरे-धीरे और पानी बाहर निकल गया और पानी बाहर निकल गया, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिटैच हो जाती है, कहाँ से? सेल वॉल से। एक स्पेस बीच में बन जाता है, उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। समझ गए बात को? ठीक है। बोला अगर एक सेल जो है, एक बार प्लाज्मोलाइज़्ड हो गया, श्रिंक हो गया, प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखो और श्रिंक करवा दो। पूछते हैं क्वेश्चन कि प्लाज्मोलिसिस कब होता है? डीप्लाज्मोलिसिस कब होता है? प्लाज्मोलिसिस तब होगा जब आप एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। डीप्लाज्मोलिसिस तब होगा जब आप एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर एक सेल जो है, वो क्या हो चुका है? प्लाज्मोलाइज़्ड हो चुका है, तो क्या हम उसको दोबारा डीप्लाज्मोलाइज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, लिखनी है 2-4 लाइनें लिख रही हूँ, उनको ध्यान देना, ठीक है? 2-4 लाइनें लिख रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। बोला व्हेन अ plasmolized plant cell placed in a hypotonic solution it regain it regain normal shape and the phenomena is known as deplasmolysis, ठीक है? जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी चीज़ को रख रहे हो, तो वो क्या हो जा रही है? प्लाज्मोलाइज़्ड हो जा रही है। अगर आप उसको दोबारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, तो वो क्या हो जाएगी? डीप्लाज्मोलाइज़ हो जाएगी, दोबारा फूल जाएगी, है ना? उसमें पानी भर जाएगा दोबारा। लेकिन ये सिर्फ़ आप किसके साथ कर सकते हो? प्लांट सेल के साथ कर सकते हो। एनिमल्स के सेल के साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़, एनिमल सेल के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एनिमल सेल के साथ आप ये क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो क्योंकि ठीक है, एनिमल सेल के साथ आप ये नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि देयर इज़ नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल के बाहर। तो अगर आप उसको फुला दोगे, फिर श्रिंक कर दोगे ना, तो वो खत्म ही हो जाएगा बेचारा। सेल वॉल नहीं है ना उसके पास। तो अगर आप उसमें पानी भरते जाओगे तो फूलता जाएगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सेल वॉल तो रोक लेती है सेल को, है ना? फूलता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? फट जाएगा वो। तो हम नहीं कर सकते उनके साथ। समझ गए बात को? ठीक है? एक पॉइंट और लिखना है आपने इसी में, भेज दूँगी मैं नोट्स ये आपको, वहीं से भी लिख सकते हैं, साफ लिखा है मैंने ये वाला टॉपिक, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आरबीसी को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो बोला क्या होगा? ठीक है? अगर आप आरबीसी को जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, तो क्या होगा? ये वाटर गेन करेगा, ठीक है? इट गेन वाटर, ठीक है? और आपके पास फिर क्या हो जाएगा? बर्स्ट आउट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है? ये फट जाएगा और इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं दैट इज़ प्लाज़्मोटाइसिस, ठीक है? प्लाज़्मोप्टाइसिस। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि अगर आप आरबीसी को कहाँ रख देते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, है ना? तो पानी जो है वो क्या करेगा, है ना? एक आरबीसी है, इसको आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ को मूव करता जाएगा और एक टाइम आएगा कि आपका आरबीसी वाटर गेन करके बर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि किसी भी एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कि आरबीसी के बाहर भी नहीं होगी, तो वो फट जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज़्मोटाइसिस, ठीक है? और क्या है इसमें कि देखो कि आपके पास जो है, जितने भी हम जैम्स वगैरह बनाते हैं, है ना? जैम्स बनाते हैं या जेलीज़ बनाते हैं या आप अचार बनाते हो, है ना? पिकल बनाते हैं, तो उसमें क्या डाल देते हो? नमक डालते हो बहुत सारा, है ना? शुगर डालते हो, जैसे जैम्स, जेली में बहुत सारी शुगर डाली होती है और पिकल में क्या है, बहुत सारा नमक डाल के रखते हैं, क्यों? ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया की जो है, वो क्या हो जाए, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, है ना? अब इतना सारा नमक आपने डाला हुआ है, अगर बैक्टीरिया लग गया वहाँ पे, तो उसके सेल
से पानी निकल के बाहर को दौड़ेगा, है ना? तो आपका जो बैक्टीरिया होगा वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज़्ड हो जाएगा। प्लाज्मोलाइज़्ड हो जाएगा, फट जाएगा, है ना? श्रिंक हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। तो इस तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। समझे बात को? ये है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब आप किसी भी चीज़ को कहाँ रखते हो? जब आप किसी भी चीज़ को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, ठीक है? और डीप्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब आप किसी भी चीज़ को जो है वो कहाँ रखते हो? आप किसी भी चीज़ को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो डीप्लाज्मोलिसिस हो जाता है, ठीक है? चलिए, अगला एक चीज़ और कर लेते हैं, फिर बस करते हैं, ठीक है? इतना काफ़ी है क्योंकि वही है बार-बार कि बहुत टफ चैप्टर है तो थोड़ा-सा रहती है दिक्कत, ठीक है? एक पॉइंट और करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपके पास? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, ठीक है? ये क्या है? बोला ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है। ये भी डिफ्यूज़न है भैया, ठीक है? डिफ्यूज़न सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट हमने डिफ्यूज़न ही पढ़ा था, है ना? कि मटेरियल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ी। ऑस्मोसिस क्या था? वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? वो भी एक तरह की बोला स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ही थी। अब हम तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं इम्बाइबिशन। इसको भी हम बोल रहे हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या होती है? डिफ्यूज़न ही होती है, ठीक है? और ये भी एक पैसिव प्रोसेस होती है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही क्या होती है? मूवमेंट होती है। जो डिफ्यूज़न था, वही क्या है आपके पास? इम्बाइबिशन है, ठीक है? देखिए, क्या है ये? बोला इम्बाइबिशन इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। क्या है ये? फिज़िकल प्रोसेस है। तो इम्बाइबिशन इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, तो डिफ्यूज़न में भी यही पढ़ा था कि ये क्या है? एक फिज़िकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? बोला बाय व्हिच सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय सर्टेन substances making them swell, ठीक है? तो वो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था हमने कि हमारे पास जो है कि सॉलिड में डिफ्यूज़न हो सकता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूज़न नहीं हो सकता। ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? कि इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। कोको नहीं बेटू, मत करो। ठीक है? ये क्या है? फिज़िकल प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट जो है ना? कोई लिक्विड जो है, वो एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा किसी सब्सटेंस के द्वारा और वो सब्सटेंस फिर क्या हो जाता है? स्वेल अप हो जाता है, ठीक है? बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल इसका बरसातों में आजकल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि आपके पास जो है एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ना? आपके दरवाजे आजकल फूल जा रहे हैं, ठीक है? दरवाजे पानी क्या कर लेते हैं? दरवाजे की लकड़ी पानी को सोख लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और वो लकड़ी फूल जाती है। फिर आपके दरवाजे स्वेल अप हो जाते हैं, चढ़ते नहीं ढंग से, खिड़कियाँ नहीं चढ़ती ढंग से, है ना? तो वो सारा क्या है? इम्बाइबिशन का खेल हो रहा है, ठीक है? इसमें क्या हुआ? एक वुड है, वुड ने क्या कर लिया? ठीक है? यहाँ पे देखना, जो आपके पास सॉल्यूट होगा ना, ठीक है? जो सॉल्यूट होगा, उसको बोलेंगे इम्बाइबेंट। क्या बोलते हैं? इम्बाइबेंट। और जो सॉल्वेंट होता है ना, उसको बोलते हैं इम्बाइवेट, है ना? उसको क्या बोलते हैं? इम्बाइबेट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? लकड़ी जो है वो इम्बाइबेंट है और जो सॉल्वेंट है मतलब वाटर वाटर है वो क्या होगा? इम्बाइवेट होगा हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोसेसेस होती हैं, देखना। सबसे पहले हो रही है एडसॉर्प्शन, ठीक है? क्या हुई? एडसॉर्प्शन। फिर क्या हुई आपके पास? फिर हुई एब्सॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है? एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? देखो,
जब भी कोई वाटर मॉलिक्यूल अपनी है ना लकड़ी के कांटेक्ट में आता है ना, तो पहले वो इसके सरफेस पे बैठता है देखो। आते ही थोड़ी लकड़ी के अंदर घुस गया, पहले वो सरफेस पे बैठा, सरफेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपके, है ना? लकड़ी के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल चिपके, इसको क्या बोल दिया हमने? एडसॉर्प्शन। जब लकड़ी के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल बैठे, चिपके, तो उसको हमने बोला एडसॉर्प्शन। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लकड़ी ने उन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया? अंदर सोख लिया, ठीक है? तो उसको हमने क्या बोला? एब्सॉर्प्शन। तो 2 जो हैं वो आपके पास फिनोमिना इम्बाइबेशन में देखने को मिलते हैं। पहला फिनोमिना आपके पास क्या है? एडसॉर्प्शन, और दूसरा फिनोमिना क्या है आपके पास? एब्सॉर्प्शन। ठीक है? एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? बोला कि when adsorption when adsorption occurs, kinetic energy of water molecules decreases and convert to heat energy। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको क्या, कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे आके चिपक रहे थे ना, तो क्या हो रहा था? अच्छा, पहले वाटर के मॉलिक्यूल देखो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भी वो लकड़ी के सरफेस पे आके चिपक जाएँगे, तो मतलब अब वो मूव नहीं कर रहे, अब वो एक जगह फै बैठ गए, चिपक गए। मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई ना। वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई। तभी तो वो एक जगह बैठ पाए। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती तो मूवते रहते, रैंडम इधर-उधर, इधर-उधर जाते रहते ना। लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है, तो वो एक जगह बैठ गए हैं, है ना? और वो काइनेटिक एनर्जी कम हुई मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? तो जब भी एडसॉर्प्शन होता है, तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इस तरह की प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेसेस बोलेंगे। जहाँ से हीट निकली, एनर्जी निकली, कुछ भी निकला, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, है ना? तो क्वेश्चन आ सकता है कि एडसॉर्प्शन किस तरह की प्रोसेस होती है? तो एडसॉर्प्शन जो है वो आपके पास एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है? अब ये इम्बाइबेशन, ठीक है? क्या बरसातों में ये दरवाजे फुलाने के ही काम आती है कि कुछ और भी करती है, ठीक है? तो इम्बाइबेशन और भी कुछ-कुछ करती है, क्या? जैसे इम्बाइबेशन जो है वो यूज्ड इन सीड जर्मिनेशन, ठीक है? अब आप बोलोगे सीड जर्मिनेशन में क्या करेगी ये? ठीक है? सीड जर्मिनेशन में क्या करेगी? भाई आपने सीड लगाया, ठीक है? उस मिट्टी में एक सीड लगा दिया, फिर उस मिट्टी पे आपने पानी डालते गए, पानी डालते गए, ठीक है? तो इस सीड के अंदर क्या जा रहा है? वो पानी जा रहा है और ये सीड फूलता जा रहा है, ठीक है? तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा ना ये। तभी तो जब ये फूलेगा, सीड पोट टूटेगा, तभी तो एक प्लांटलेट निकलेगी बाहर हमारी, ठीक है? तो सीड जर्मिनेशन में भी इम्बाइबेशन हेल्प करता है, ठीक है? और ये क्या करता है? मैंने बता दिया आपको जो है वो स्वेलिंग, ये तो बात हो गई। स्वेलिंग ऑफ वुड ड्यूरिंग मॉनसून, ड्यूरिंग मॉनसून ये बात हो गई, ठीक है? और क्या करता है ये ब्रेकिंग रॉक्स। अब तो हमारे पास बहुत मशीनें आ गई ना, चट्टानों को तोड़ने के लिए बहुत सारी मशीनें आ गई। पहले क्या किया जाता था जब बहुत हमारे पास बहुत एडवांस मशीनें नहीं थी, तो क्या करते थे, किसी पत्थर को या किसी रॉक को अगर तोड़ना होता था, तो उसमें ना एक यहाँ पे एक गैप बनाते थे। फिर उस गैप में एक लकड़ी डाल देते थे ऐसे करके, ठीक है? उस लकड़ी में क्या करते रहते थे, पानी डालते रहते थे ना, उस लकड़ी में वाटर ऐड कर रहे हैं, लकड़ी क्या हो रही है? लकड़ी फूल रही है, फूल रही है, फूल रही है ना? जितना ज़्यादा लकड़ी फूलती जाएगी, उतना ही इस रॉक में क्रैक जो है वो आते जाएँगे। तो इस तरह से बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए भी हम क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे, ठीक है? इम्बाइबेशन प्रोसेस का यूज़ करते थे। समझ गए बात को? ठीक है? चलिए, कुछ चीज़ें और इम्बाइबेशन से रिलेटेड कि जो कौन-कौन से इम्बाइवेंट जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ठीक है? इम्बाइवेंट, इम्बाइवेंट क्या है? जो सॉल्यूट थे उन्हीं को इम्बाइवेंट बोला ना हमने, ठीक है? तो कैसे इम्बाइवेंट की जो शक्तियाँ हैं वो कैसे बढ़ती हैं, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, ठीक है? तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है, ये याद रखना है, ठीक है? अगार-अगार, अगार-अगार पढ़ा ना हमने, एल्गा से मिलता है, कौन-सी वाली से? रेड एल्गा से मिलता है, ठीक है? तो अगार-अगार जो है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्बाइवेंट होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? पैकिटीन, पैकिटीन, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रोटीन,
ठीक है? प्रोटीन थोड़ा कम इम्बाइवेंट है, प्रोटीन से कम क्या आ जाएगा? स्टार्च आ जाएगा, स्टार्च से कम क्या आ जाएगा? सेल्युलोज़ आ जाएगा, ठीक है? सेल्युलोज़ से कम क्या आ जाता है? लिग्निन आ जाता है, ठीक है? और लिग्निन से कम जो है आपके पास लास्ट लिग्निन ही लिखिए, ठीक है? लास्ट जो है वो लिग्निन ही लिखिए आप, ठीक है? तो लास्ट जो है वो आपके पास क्या है? लिग्निन है। समझ गए बात को? अगार-अगार के साथ जो है आप यहाँ पे वो क्रेजेनिन, एल्जिन है ना, जो भी पढ़े थे आपने एल्गा में, वो आप लिख सकते हो। वो सारे ही स्ट्रॉन्ग इम्बाइवेंट होते हैं, जल्दी-जल्दी एब्ज़ॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है? और उससे कम पैक्टिन, उससे कम प्रोटीन, उससे कम स्टार्च, उससे कम सेलुलोज़ और उससे कम लिग्निन जो है वो आपके पास क्या होता है इम्बाइवेंट होता है। ठीक है जी? ठीक है? तो ये था आपके पास एक और टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? क्या था ये? इम्बाइबिशन था हमारे पास, इम्बाइबिशन, ठीक है? तो इम्बाइबिशन भी हमने कर लिया, 2-3 चीज़ें कर ली हमने। आगे मैंने बोला ना कि ठीक-ठीक सा है, जो समझ आती हैं चीज़ें। ये पीछे जो था ना अपना प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल है ना, ये थोड़ा-सा दिमाग खाने वाला जो है वो आपका टॉपिक है, बाकी तो ठीक है, बाकी बढ़िया है। तो आपको ये प्लाज़्मोलिसिस भी समझ आया होगा आई होप, ठीक है? डिप्लाज़्मोलिसिस भी समझ आया होगा, सिंपल टॉपिक है और आपके पास जो है इम्बाइबिशन भी समझ आया होगा, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? कल हम करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी, ठीक है? कल हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी हम जो है, वो क्या करेंगे पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस रूट से ना बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है? ये सारे एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, रूट प्रेशर थ्योरी क्या है, 2-3 चीज़ें हैं, अभी और हैं, थोड़ा-सा है इसमें चैप्टर में, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है? जो नोट्स दे रही हूँ उनको पढ़िए, नहीं कुछ समझ में आता है तो पूछिए प्लीज़, ठीक है? नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कल क्लास शुरू होने से पहले ही आपका सबसे पहले आपकी क्वेरीज़ होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, है ना? कि आपकी क्या क्वेरीज़ है, आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है? तो फिर उसी टॉपिक से शुरू करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही।